Hello everyone, जय हिंद CDS, NDA एंड CAPF एस्पिरेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू CDS अकेडमिया। और आज की इस क्लास में हम रिज्यूम करने वाले हैं भैया। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपकी ज्योग्राफी की और उसी के साथ साथ बायो की कंप्लीट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर शुरू कर रखी है। तो हम अपनी बायो की जो सीरीज है आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और अब तक भैया बायो में मैं आपको चार चीजें पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले हमने बात कर ली थी सेल की। दूसरी क्लास में मैंने आपको समझाया था अबाउट द टिश्यूज। और वही मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि आपको चार क्वेश्चन तो यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी यही इन्हीं दो टॉपिक से पूछ लेता है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर हमने किया था दैट वाज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि उसमें ना बहुत लोगों को दिक्कत रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं तो लोग धोखा खा जाते थे। तो भैया मैंने आपको डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अब डाइवर्सिटी के बाद जो चौथी चीज मैंने आपको समझाई थी भैया इन द 2 लेक्चर्स, वो बात करी थी हमने रिलेटेड टू द लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको समझाया था कि भाई ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी विच आर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस एंड विच कीप्स अस अलाइव आर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेस। उसमें चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका एक्सक्रीशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है भैया, उसमें हम आज पढ़ेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से मैं आपको रिप्रोडक्शन समझाऊंगा। तो चलिए मेरे फौजियों, 2-3 दिन बीच में क्लास नहीं आई थी, उसका रीजन रहा, मैं अलग आपको आराम से बताऊंगा टेलीग्राम पे। तो उसके अब सुनते हैं कि भैया आज हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सर जी पहले तो ये बताओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है? बिल्कुल पूछता है। कितने क्वेश्चन पूछता है भैया? 1 से 2। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से मान करके चल लो, आपको रिप्रोडक्शन से देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ आते हैं अपने तरीके पे। सो विद अ वंडरफुल स्माइल प्लीज लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। और भैया रिज्यूम करते हैं अपनी चीजें जहां पे हमने छोड़ी थी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया हम अपना तरीका भूल तो नहीं गए, भूले तो नहीं हो तरीके को। अपना तरीका क्या था कि भैया सर जी पहले हम चीजें समझते हैं और नोट्स बनाते हैं, उसके बाद मन किया तो पीडीएफ पढ़ते हैं, वरना हम सारी चीजें ही समझ लेते हैं। और ये पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर ही देता हूं। तो भैया आज बात करेंगे किसकी? रिप्रोडक्शन की। अब सबसे पहली बात आती है कि सर रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या। तो भैया जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप हो, मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पापा थे या हैं, ठीक है। अब भैया हमारे पापा, फिर उनसे क्या हुआ, हमने देखा कि भैया हम आए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ दीज न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, ये रिप्रोडक्शन क्या है? सर रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे हर एक स्पीसीज, ईच एंड एवरी स्पीसीज, एग्जिस्टिंग स्पीसीज, वो जब अपने नए ऑफ स्प्रिंग्स बनाती है, उसी प्रोसेस को मैं क्या बोल देता हूं? रिप्रोडक्शन बोल देता हूं। पहली चीज हमने डेफिनेशन समझ ली। दूसरा पॉइंट भैया क्या आता है कि आप एक चीज बताओ कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है, जो भी रिप्रोडक्शन होता है, आज की क्लास में बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, डीएनए कॉपिंग वगैरह सब कुछ। तो प्लीज थोड़ा सबर रखो, नोट्स बनाते रहो। तो दूसरी चीज मैंने आपसे कही कि भैया जो जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या सिमिलर होती है स्पीसीज? आपने कहा बिल्कुल सिमिलर होती है सर। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया हमारे अगर हम एंसेस्टर्स को देखें, उनके कितने कान थे? आप कहोगे सर 2। मैंने कहा हमारे कितने कान है भैया? 2 हैं। कितनी नाक थी सर? 1 नाक थी उनके, 2 आंखें थी। क्या ऐसे ही उनके उनके भी 4 लिम्स थे हाथ पैर की तरह? बिल्कुल सेम थे सर। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं किसी भी स्पीसीज के, दे आर ऑलवेज सिमिलर एंड दे आर आइडेंटिकल, ठीक है भैया, सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर होने के साथ अगर वो सिमिलर है तो इसका रीजन हमें समझ में आया कि भैया वो सिमिलर कब हो सकते हैं? जब इनका बनने का प्रोसेस जो है सबसे पहले क्या सेम हो, और जो इन्हें कमांड, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका कोई एक सेम जरिया हो। तो यहां पे हमें समझ आया कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि भाई किस तरीके का ऑफस्प्रिंग होना है फ्रॉम द एंसेस्टर्स, दैट इज कैरिड आउट बाय डीएनए, दैट इज कैरिड आउट बाय डीएनए। अब डीएनए में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि भाई हमारे सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसमें मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए कैरीज दैट इंफॉर्मेशन विच इज एसेंशियल फॉर द इनहेरिटेंस। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात सर। तो होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ सिंगल सेल, तो इसमें क्या होगा? इसकी डीएनए कॉपी होगी। तो इसमें क्या भैया, मेरे 2 पार्ट्स बनेंगे डीएनए के। तो एक पार्ट जो डीएनए का होगा वो चला जाएगा आपके भैया न्यू सेल में, और यही डीएनए बताएगा कि किस तरीके का ऑफस्प्रिंग है, किस स्पीसीज का है ये, कैसे, कितना आइडेंटिकल, कितना सिमिलर इसको बनना है। इसी को हम बोल देते हैं डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। इसी डीएनए की वजह से हम सब क्या है, सिमिलर रहते हैं अपने एंसेस्टर से। हम क्या, हर एक स्पीसीज का जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो सिमिलर रहता है। आपने कहा सर बात तो ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है, जब ये डीएनए कॉपी होता है, ये डीएनए कॉपी होता है, तो सर इज इट 100% एक्यूरेट? सर 100% एक्यूरेट रहता है क्या? तो मैंने बोला आपसे कि भैया इट इज नेवर 100% एक्यूरेट।
तो आपने कहा सर इसमें क्या होता है, देयर इज ऑलवेज सम एरर इन द डीएनए कॉपिंग। अब भैया एरर मेरी दो तरीके की हो सकती है। आपने कहा सर कौन कैसे कैसे, मैंने कहा मेरी जो भी डीएनए कॉपी हुआ तो कुछ ऐसे पॉजिटिव ट्रेड्स आ सकते हैं जो स्पीसीज को और एडवांसमेंट करेंगे, और कुछ ऐसे ट्रेड्स भी आ सकते हैं भैया अगर वेरिएशन आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, अगर थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है जो नेगेटिव ट्रेड्स है जिससे वो नया सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और भैया द सेल विल डाई। तो जो नेगेटिव ट्रेड्स आए तो वो तो भैया वो ऑफस्प्रिंग्स खत्म हो जाते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट ये जो पॉजिटिव ट्रेड्स आते हैं ये बहुत असेंशियल है हर एक स्पीसीज के लिए। आपने कहा सर क्यों, मैंने कहा ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि अगर किसी भी स्पीसीज को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइव करना है तो जो एनवायरमेंट के चेंजेस हो रहे होते हैं, जो निशे में जो आपके इकोसिस्टम में चेंजेस हो रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आप सबने जुरासिक पार्क देखी, आप सबने किस्सा सुना है कि भैया डायनासोर जो है बहुत पावरफुल हुआ करते थे एक जमाने में, बट धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ एंड दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, और भैया उस क्लाइमेट चेंज की वजह से डायनासोर क्या है एक्सटिंक्ट हो गए। तो उनके साथ क्या हुआ कि भैया ये जो पॉजिटिव ट्रेड्स थे जो क्लाइमेट के बदलने से थे वो ये पॉजिटिव ट्रेड्स उनके अंदर नहीं आ पाए। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस एरर इन डीएनए कॉपिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि ये क्या करेंगे, ये वेरिएशन लेकर के आएंगे एंड दिस वेरिएशन becomes the basis of what, this becomes the basis of evolution, दिस बिकम्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इतनी सी मैंने आपको कहानी समझाई है भी कि भैया जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय ऑल द प्रेजेंट स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। आपने कहा कि सर वाई दे आर सिमिलर, मैंने कहा यस दे आर सिमिलर। दूसरी चीज आपने कहा सर एग्जैक्ट 100% आइडेंटिकल होते नहीं होते, व्हाई, बिकॉज उनके जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं दे आर कैरिड आउट बाय द डीएनए एंड डीएनए कैन नेवर कॉपी देमसेल्व्स 100% एक्यूरेटली, देयर इज ऑलवेज सम एरर। एरर में भैया अगर कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स आ गए तो वो उनके अंदर वेरिएशन लाएंगे और ये वेरिएशन इनको हेल्प करेगा इवोल्यूशन में, और अगर इसी इसी एरर में अगर कोई नेगेटिव ट्रेड्स आ गए जो भैया सर्वाइवल नहीं कर सकते वो खत्म हो जाएगा वहां पे। सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन इज वेरी नेसेसरी एंड व्हाट बिकम्स द बेसिस, दिस वेरिएशन बिकम्स द बेसिस एंड फ्रॉम वेयर दिस वेरिएशन कम्स, दिस कम्स बिकॉज देयर इज नो 100% एक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपिंग। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अब चलेंगे आगे। इतनी सी बात मैं आपको बेसिक समझाया जो आपके एनसीईआरटी में 2 पेज में आपके लिखा है कि भैया एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जरा समझेंगे अब इस बात को कि सॉरी, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सिमिलर हैं, सबकी बॉडी डिजाइन सिमिलर है। बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो जिस तरीके से वो बने होंगे वो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। वो सिमिलरिटी क्या है कि आप बेसिक लेवल पे जाओगे तो भैया क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में और उनके अंदर होता है आपका डीएनए, और डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इंफॉर्मेशन लेता है फॉर द इनहेरिटेंस। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर ये इंफॉर्मेशन जो है चेंज हुई तो डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन, बट ऐसा हमें अल्टर्ड बॉडी डिजाइन तो देखने को नहीं मिलते। तो बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो सेल कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन करेंगे कि उस डीएनए की एक कॉपी बना लेंगे और ये इससे 2 डीएनए की कॉपीज बन जाएंगे आपके एक सेल में, जिसमें से एक तो रह जाएगी उसी सेल में और एक जो आपका न्यूली बॉर्न सेल है उसमें चली जाएगी अलोंग विद द सेल मैकेनिज्म्स। जो अदर पार्ट्स ऑफ सेल होंगे आपके वो बन करके वो नए सेल में चला जाता है, इसीलिए आपको आइडेंटिकल चीजें देखने को मिलती हैं। आइए जरा आगे। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work। ठीक है, कि सिर्फ डीएनए से तो नहीं होगा, डीएनए के पास तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो इसके साथ क्या होगा कि भैया जो भी आपके अदर सेलुलर स्ट्रक्चर लाइफ प्रोसेस के लिए रहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कौन कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर चाहिए, सबको पता होगा, वो भी जाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए डीएनए कॉपिंग हमेशा अकम्पनी होती है बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपैरेटस, और फिर जो डीएनए कॉपी है वो सेपरेट हो जाती है और आगे बढ़ती है, और भैया इसी तरीके से आपका प्रोसेस चलता है। हमने कहा ठीक है, अब जो प्रोसेस ऑफ डीएनए है दैट विल हैव वेरिएशंस ईच टाइम, थोड़े थोड़े वेरिएशंस आएंगे क्योंकि 100% एक्यूरेसी आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। आपने कहा ठीक है, और जो टेंडेंसी है वेरिएशन की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन क्यों जरूरी है हर एक स्पीसीज के लिए, मैंने बताया कि किसी भी पॉपुलेशन को, कोई पॉपुलेशन एक निशे में रहती है, एक इकोसिस्टम में रहती है, उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि भैया आपके चेंजेस आएंगे, और जो चेंजेस होते हैं दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। वो क्या है, नेचुरल चेंजेस हैं। उन चेंजेस को सर्वाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए, और वेरिएशन बिकम्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज फॉर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इतनी सी बात मैंने आपको बता दी। तो जरा फटाफट से बताओ, इतनी चीज क्लियर है तो अब असली चीजें शुरू करते हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। अब जब देखो मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड, there is basically 2 types। अब नोट्स बनाना शुरू कर दो, प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। there are two types of reproduction।
सबसे पहले भैया कौन सा होगा, मैंने आपसे बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा कि जिसमें सर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। दूसरा कौन सा होगा भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि सर जिसमें क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो मेरा सेक्सुअल है। और एसेक्सुअल कौन सा है, जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो नेसेसरी नहीं होगा, वो है भैया आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, वो सॉरी रिप्रोडक्शन की। अब एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में क्या है कि भैया कई सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म 5 से 6 टाइप आपको मिलेंगे। यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा सीडीएस में, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, एग्जांपल पूछ लेगा कि भैया फ्रेगमेंटेशन जो है इनमें से कौन नहीं करता, कौन करता है। रीजनरेशन इनमें से कौन नहीं करता, कौन करता है। टिश्यू कल्चर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। सो चलिए जरा शुरू करते हैं। अब जरा फटाफट से आते हैं। तो सबसे पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका फिजन। कौन सा है, फिजन है। अब देखो फिजन में क्या होगा, फिजन में बेसिकली एक चीज होगी कि ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो सॉरी रिप्रोडक्शन, मैं बार बार न्यूट्रिशन पढ़ा के आया तो न्यूट्रिशन ही बोल रहा हूं। तो रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होगा, जो भी मेरा सिंगल सेल होगा, जो भी मेरा सिंगल सेल होगा दैट विल स्प्लिट, दिस सिंगल सेल विल स्प्लिट और ये सिंगल सेल स्प्लिट होकर के आपके 2 सेल बना लेगा, और इसी को मैं बोल दूंगा फिजन। अच्छा, जब ये 2 सेल बनाएगा तो इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। अब आपने कहा सर इसके एग्जांपल दे दो बाइनरी फिजन के। मैंने आपसे बोला एग्जांपल है भैया आपका अमीबा। मैंने आपसे बोला भैया दूसरा एग्जांपल है आपके बैक्टीरिया। मैंने आपसे बोला तीसरा एग्जांपल भैया आपका लेशमेनिया। तो इनमें क्या होगा, एक सिंगल सेल जो है वो मिलकर के कितने ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगा भैया, 2 को जन्म देगा बाय स्प्लिटिंग। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो भैया आपका बैक्टीरिया होगा, जो आपका लेशमेनिया होगा, दे विल स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये दोनों तो क्या होंगे, इक्वल हाफ्स में होंगे। और अमीबा भैया का आपको पता है कि भैया कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, यही आपको एग्जाम में पूछा है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो आपसे पूछेगा क्या 2 इक्वल हाफ में होता है, आप बोलोगे नहीं सर, इट कैन स्प्लिट इनटू 2 सेल्स, इनटू 2 अमीबास, 2 डॉटर अमीबास इन एनी प्लेन। कि भाई अपना भाई जो है कहीं से भी टूट सकता है। तो मतलब आइडेंटिकल तो होगा कि अमीबा ही बनेगा, बट ये है कि वो कहीं से भी टूट सकता है। तो इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बट बैक्टीरिया हो गया, आपका लेशमेनिया हो गया, इनमें क्या होगा, और आपका एक और एग्जांपल लिख लो इसमें प्लीज, प्रोटोजोआ। इनमें क्या होगा, 2 इक्वल हाफ्स में ये क्या होंगे, ये डिवाइड होंगे। आपने कहा ठीक है सर, ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। इसके बाद भैया जो नेक्स्ट आता है बॉयज एंड गर्ल्स मेरा, वो आता है भैया कौन सा, कि भैया मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा एक सेल, मल्टीपल सेल्स में। और जब मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो गया, जैसे सर इसका भी एक एग्जांपल दे दो, तो मैंने कहा भैया इसका आपका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो आपका पैरासाइट होता है जो मलेरिया करता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ये मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होगा, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दोगे आप मल्टीपल फिजन। इसको क्या बोल दोगे, मल्टीपल फिजन। सो बाइनरी फिजन क्या है कि सर 2 इक्वल हाफ्स में होगा। मल्टीपल फिजन क्या है कि सर ये 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसको हम बोल देंगे मल्टीपल फिजन। एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, जरा कोई डायग्राम हो आपके पास तो दिखा दो। तो फटाफट से आओ चीजें देख लेते हैं कि भैया फिजन में क्या है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपके, उनमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और उसी सेल डिवीजन को हम फिजन बोल देते हैं। एंड दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। बहुत सारे पैटर्न्स फिजन के ऑब्जर्व करे जाते हैं। पहला क्या है, कुछ बैक्टीरियाज हैं और कुछ प्रोटोजोआ हैं, सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, रिमेंबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अमीबा में क्या होगा, स्प्लिटिंग कैन अकर इन एनी प्लेन, वो कहीं से भी टूट सकता है। तीसरा क्या है भैया आपका, जैसे हमने देखा लेशमेनिया, लेशमेनिया क्या है, और थोड़ा एडवांस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी बॉडी भी क्या है, 2 इक्वल हाफ्स में टूटेगी, बट इट हैज अ विप। विप मैंने दिखाई थी, विप विप किसके लिए यूज होती है, फॉर द मूविंग, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। अच्छा, विप लाइक स्ट्रक्चर रहता है लेशमेनिया का। आपने कहा ठीक है, यहां देखो आप, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे कि भैया जिनमें क्या होगा, जैसे मलेरियल पैरासाइट आपका प्लाज्मोडियम है, उसमें मल्टीपल फिजन होगा। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स, यीस्ट में होगी आपकी बडिंग, वो मैं आगे आपको समझाता हूं। तो बाइनरी फिजन आप देख रहे हो कि अमीबा है, ठीक है, अमीबा विल स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसका पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इसका डेवलप होना शुरू होगा, फिर न्यूक्लियस टूटेगा 2 इक्वल हाफ्स में, और फिर दोनों अपना अपना न्यूक्लियस लेकर के आगे बढ़ जाएंगे अपने जीवन में।
दूसरा मैंने आपको बताया बाइनरी फिजन एंड लेशमेनिया, ठीक है। अब लेशमेनिया पे क्या है, एक विप भी है, विप डायवर्सिटी में भी समझाया था मैंने आपको। अब ये क्या होगा, इसके भी एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, धीरे धीरे दो न्यूक्लियस बने, धीरे धीरे इसके क्या दो विप बनने लगी, दो विप और दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस और एक विप लेके भैया ये इधर आ गया, एक न्यूक्लियस और एक विप लेके इधर चला गया। तो ये बाइनरी फिजन हो गया किसमें, लेशमेनिया में। अब इसमें क्या हो रहा है प्लाज्मोडियम में, इसमें होगा सर आपका मल्टीपल फिजन। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, आपके पीवाईक्यू है ये, यहां से क्वेश्चन आपको खूब सारे पूछता है। हमने कहा ठीक है, तो ये तो बात रही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब आएंगे सर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, और पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जी हम फ्रेगमेंटेशन। पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे भैया फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेलुलर। फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन का सर सबसे पहला तो आपको एग्जांपल याद रखना है, आपका पीवाईक्यू है, एग्जांपल है भैया स्पायरोगायरा। एग्जांपल क्या है, अब मेरे को अब मेरे को आप में से जो लोग भी सीरियस पढ़ रहे हो, देखो मैं बराबर सेम चीज बोलता हूँ हर क्लास में कि भैया सीरियसली पढ़ना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। वो ये बताएंगे कि भैया ये जो स्पायरोगायरा है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया तो स्पायरोगायरा होगा। इनके साथ क्या होगा कि भैया ये ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्पायरोगायरा है, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। और ये स्मॉलर पीसेस क्या होंगे, अपने आप में सफिशिएंट होंगे। ऑल द स्मॉलर पीसेस, ऑल ऑफ देम विल विल क्या करेंगे, ये भैया नया स्पायरो वगैरह बना लेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। भैया मेरा स्पायरो वगैरह था फॉर एग्जांपल, अब ये स्पायरो वगैरह क्या है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक दो तीन चार, और इसका जो ईच एंड एवरी पार्ट होगा, वन टू थ्री फोर, इट विल बी कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ न्यू ऑफ स्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, तो भैया ये होगा क्या, आपका फ्रेगमेंटेशन। जैसे ये मैच्योर होगा तो ये क्या होगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा। इतना याद रखना आपको, इसको बोल दूंगा मैं स्पायरो वगैरह। आपने कहा ठीक है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन पे हम आएंगे भैया फ्रेगमेंटेशन के बाद, वो मैं आपको आगे बताता हूं। रीजनरेशन की उसमें बात करेंगे, लॉस पार्ट्स की। तो फटाफट फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं कि कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी रिलेटिवली सिंपल बॉडी डिजाइन है, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स उनके लिए काम कर जाते हैं। जैसे स्पायरो वगैरह है, सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ठीक है। ये मैच्योर होकर टूटेगा, एक्सीडेंटली नहीं टूटेगा। एक्सीडेंटली कहां पे होगा आपका, जब हम रीजनरेशन पढ़ेंगे। ये बस डिफरेंस याद रखना, आपको पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस दोनों में आपको नजर देखने को नहीं मिलेगा। ये फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, नए इंडिविजुअल्स में बन जाएंगे। आपने कहा ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्यों सब तो ऐसे नहीं कर लेंगे। हमारे साथ होता है क्या कि हमारा हाथ उधर चला गया, एक हाथ उधर चला गया, ठीक है। ऐसे पहले माइथोलॉजी में होता था कि पसीने से मछलियां बन गई और ये चीज हो गया बॉडी पार्ट से, बट आजकल तो नहीं हो रहा है कि भैया आपने एक लिम्ब इधर फेंक दिया, एक लिम्ब इधर फेंक दिया, आपने कहा ठीक है दो विकास बन गए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। द रीजन इज मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी सी आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। फिर आगे ये बताना क्या चाह रहा है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ऑर्गेनिज्म की, जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, उनमें ये चीज काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, एक सिंपल सा रीजन देता हूं मैं, चीख चीख के 50 बार अब तक गायों में आपको बता चुका हूं कि भैया जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जब आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भैया डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। उनका क्या होगा, शेप एंड साइज डिफरेंट होगा। कई बार बता चुका हूं, शेप एंड साइज किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस दे आर अबाउट टू परफॉर्म। वो क्या करेगा, डिफरेंट फंक्शन करेगा। तो आपकी बॉडी के सारे सेल सेम है क्या, नहीं है। तो आपकी बॉडी के जब सारे सेल सेम नहीं है, तो आप कैसे ऐसे फ्रेगमेंटेशन से, रीजनरेशन से डेवलप कर लोगे अपनी बॉडी, नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, मस्कुलर सेल्स होंगे, क्या भैया वो बना सकते हैं रिप्रोडक्शन, नहीं बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जस्ट बिकॉज हाइयर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन शेप एंड साइज एंड बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन, तो उनके टिश्यूज अलग हैं, ऑर्गन्स अलग हैं, तो उनमें ये सिंपल चीजें बात आपकी इम्प्रैक्टिकल रहेगी, बात है कैपेबल नहीं होंगी। उसके साथ तीसरी जब मैं आता हूं, वो आता है आपका रीजनरेशन। अब क्या होगा, रीजनरेशन में थोड़े से और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इनमें क्या होगा कि इनकी बॉडी और डिफरेंशिएटेड होगी। अब भैया और डिफरेंशिएट होने का बाद क्या है कि जैसे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे प्लेनेरिया है, तो रीजनरेशन में क्या होगा बॉयज एंड गर्ल्स, ये प्लेनेरिया जो है ना, कि एक्सीडेंटली अगर मान लो आपने इस प्लेनेरिया को पकड़ा, ठीक है, आपने समझा ये आलू है, आपने इसको एक कट यहां से मारा, एक कट यहां से मारा, एक कट यहां से मारा, तो जितने कट आपने मार दिए एक्सीडेंटली कट गया इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो इसके जो पार्ट्स हैं दे विल बी कैपेबल एनफ
फॉर रिकवरी, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा लिजार्ड, ठीक है, सारी लड़कियों का प्यार लिजार्ड, ठीक है। चलो, तो लिजार्ड क्या करती है, जैसे आपने देखा उसकी कभी पूंछ कट गई, ठीक है, आपने भैया गेट खोला, एकदम गेट में उसकी पूंछ है, पूंछ कट गई, ठीक है। फिर आप 15 दिन बाद वो दोबारा से आएगी लिजार्ड आपके पास दोबारा से आएगी कि हाई सीडीएस फ्रेंड्स, लुक एट माय टेल, ठीक है। आपने देखा अरे इसकी तो पूंछ कट गई थी, दोबारा पूछ लिया ये, तो वो क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ। जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स है, लिजर्ड हो गई, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। तो इनमें क्या होगा, जैसे एक्सीडेंटली कट गए ना, तो ये क्या करेंगे, ये रीजनरेट कर लेंगे अपने आप को। तो आपने देखा कि ये अपनी मर्जी से नहीं कट रहे। प्लेन एरिया को मजा नहीं आ रहा कि भाई ठीक है मैं गया और मुझे एक काम करो काट दो, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा था कि अपॉन मेच्योरिटी, जब हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे थे उसमें क्या था, अपॉन मेच्योरिटी वो अपने आप डिवाइड हो रहा था इनटू डिफरेंट सेल्स, दैट वाज स्प्लिटिंग इनटू डिफरेंट सेल्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रीजनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन। आपने कहा बात तो बिल्कुल बढ़िया है, और इनके सारे पार्ट्स कैपेबल एनफ होंगे टू गिव बर्थ टू द न्यू ऑफस्प्रिंग्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। आपने कहा ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल है इसके, एक एग्जांपल याद रखना आपको, हाइड्रा। आपको बार बार कह रहा हूं, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि भैया हाइड्रा में क्या है, रीजनरेशन भी होता है और बडिंग भी होती है, रीजनरेशन भी होता है, बडिंग भी होती है। याद रखना, दिस इज द ओनली एग्जांपल जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अच्छा, तो यहाँ रीजनरेशन में क्या हो रहा है, भैया मेनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। क्या बात है, ठीक है। जैसे हमारे हनुमान जी ने पसीने से मछली बना दी थी, तो ये भी एकदम बढ़िया कॉपी कर रहे हैं, मस्त टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। बट ये जरूरी नहीं होगा इनका हर एक पीस रिकवर कर जाए नई नए ऑफस्प्रिंग में। और वहीं फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि हर एक पीस कैपेबल एनफ था इस चीज के लिए। आपने कहा ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज नोन एज रीजनरेशन। कोई दिक्कत मेरे फौजियों, यहां तक कोई दिक्कत, आते हैं आगे। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज सेल्स प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड होते हैं एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस, और भैया वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज वो बना लेते हैं और ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, और आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो कट गया था वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाता है। कितनी जबरदस्त बात है ठीक है, आपके साथ भी होता है ऐसे, है ना। वॉर पे गए, वॉर पे गए, गलती से बहुत सारी चीजें होती है वॉर में, और फिर आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक हाथ नहीं है एक पैर नहीं है, दोबारा से ग्रो कर लेंगे। अब बात हुई बडिंग की। अब बडिंग में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल, इसका आपका एग्जांपल है हाइड्रा। बड आपको समझ आता है वैसे भी कि भैया बड का मीनिंग ही है। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज माय हाइड्रा, तो इसकी बॉडी पे ना ये बर्ड्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और डेवलप होगा और डेवलप होगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दिस बर्ड विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम दिस हाइड्रा। वो क्या करेगा, डिटैच कर लेगा, और डिटैच कर लेगा तो कंप्लीटली आपका न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। हमने कहा अच्छा सर ऐसा भी होता है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। हाइड्रा में क्या होगा, एक बर्ड डेवलप करती है, आउटग्रोथ होती है, और सेल डिवीजन एक स्पेसिफिक साइट पर होता है। These birds develop into tiny individuals when fully mature, detach from the parent body and become new independent individual। क्या बात है बढ़िया है ना, इंटरेस्टिंग है ना। तो देखो अब तक मैंने एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको फटाफट से। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिजन। अपने मन मन में जवाब देते रहा कर, जो मैं पूछता हूं। मैंने कौन कौन से फिजन बताए सर, एक बताया आपने बाइनरी फिजन, दूसरा बताया आपने कि सर मल्टीपल फिजन। मैंने बोला बाइनरी फिजन में इक्वल हाफ्स के एग्जांपल दो, आपने कहा सर मेरा बैक्टीरिया, आपने कहा सर प्रोटोजोआ, आपने कहा सर लेशमेनिया। मैंने कहा बाइनरी फिजन में ऐसा एग्जांपल दो कि भैया जो किसी भी प्लेन में जा सकता है, आपने कहा अमीबा। मैंने कहा भैया मल्टीपल फिजन के मेरे को एग्जांपल दो, आपने कहा कि सर जी मल्टीपल फिजन का आपका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अच्छा, फिजन के बाद में किस पाया, मैं फ्रेगमेंटेशन पाया फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में आपको क्या बताया कि अपॉन मैच्योरिटी वो खुद से क्या करेंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उनके जो है टूट जाएंगे और वो दोबारा से जनरेट करेंगे एक नया सेल। और इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, स्पायरोगायरा। तीसरी चीज भैया मैंने आपको बताई आज, रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या बताया भैया, यहाँ तो क्या है एक्सीडेंटली कट आउट हो जाएंगे वो पीस, और हर पीस जरूरी नहीं है ग्रो हो जाए, बट मोस्ट पीसेस उनके ग्रो हो जाते हैं। एग्जांपल इज हाइड्रा, हाइड्रा। और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था प्लेनेरिया, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई, बडिंग।
बडिंग, बडिंग में क्या होगा कि भैया आपके जैसे इसमें एग्जांपल लिया था हमने हाइड्रा का, तो इसकी बॉडी पे क्या होगा, एक बड डेवलप होना शुरू हो जाएगी और फिर उसका रैपिड सेल डिवीजन होगा। अपॉन मैच्योरिटी इट विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द हाइड्रा एंड इट विल से ओके गुड बाय, आई एम इंडिपेंडेंट हाइड्रा नाउ। वाओ, चलिए जरा आगे चलते हैं। ये हुई बडिंग की बात। अब जो नेक्स्ट आता है ना आपका, वो आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब जरा आगे आओ। हम मैंने कहा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है सर, व्हाट इज दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? सर व्हाट इज दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बॉयज एंड गर्ल्स? आप सब मेरे को एक चीज बताओ, आप सबने खेती तो थोड़ी बहुत देखी होगी, तो कुछ ऐसे प्लांट्स आपने देखे हैं जो रूट से डेवलप हो जाते हैं, स्टेम से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? कैसे सर, एग्जांपल दो। जैसे मैंने आपसे कहा रोज है, ठीक है, रोज है। जैसे मैंने आपसे कहा हिबिस्कस है, जो जैसे आप गुड़हल का पेड़ बोलते हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा पार्ट जो ग्रोइंग है, ग्रोइंग कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद याद है, याद है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें हो, यानी कि नोट्स वगैरह हो, ग्रीन सी कोई उसकी आप लेकर के अगर उसकी लेयरिंग कर दोगे, ठीक है, मतलब अगर आप उसको जमीन में गाड़ दोगे तो अपने आप से जनरेट हो जाता है दोबारा से न्यू प्लांट, ठीक है। मैंने आपसे कहा पोटैटो, पोटैटो। अब पोटैटो को आप जमीन में लगा देते तो उससे प्लांट डेवलप हो जाता है पूरा। तो भैया स्टेम से, रूट से, इन सब चीजों से निकल रहे हैं प्लांट्स। और ये जो प्रोसेस है जो एग्रीकल्चर में आपका यूज होता है, इसी को मैं बोल देता हूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, और बताइए सर, आप कह रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है? तो भैया बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं विच गिव्स बर्थ टू द न्यू ऑफस्प्रिंग्स बाय द यूज ऑफ देयर रूट्स, जिनकी रूट से, स्टेम से, लीफ से नए ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। और यही सब आते हैं मेरे किस में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। आपने कहा ठीक है, एंड पॉइंट्स बनाते चलो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि इसकी वजह से ही आप क्या कर पाते हो, लेयरिंग, सॉरी, लेयरिंग, और इसी की वजह से आप ग्राफ्टिंग कर पाते हो। सर व्हाट इज दिस लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग? सबने सुना ये टर्म? लेयरिंग में क्या होता है, कोई भी अगर मेरा एक प्लांट है ना बॉयज एंड गर्ल्स, उस प्लांट को मैं बेंड करूंगा और उसके एक पार्ट को दोबारा से जमीन में ऐसे मैं दफना दूंगा कि बेंड करने के बाद तो वो क्या होगा, अपनी रूट्स डेवलप कर लेगा खुद की, उसी प्लांट का पार्ट, और देन आई विल कट डाउन, क्योंकि उसकी खुद की रूट्स हो गई, तो दैट विल बिकम अ सेपरेट प्लांट। उसको हम बोल देते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि भाई ऑलरेडी आपके ने कोई प्लांट लगा रखा है, उसको आपने कट किया, दूसरा प्लांट लिया, और उन दोनों को क्या करा आपने, उन दोनों को ग्लू कर दिया और उसको बांध दिया किसी गीले कपड़े से। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि उनकी जो भी चीजें हैं वो इंटरमिक्स हो जाएंगी, और इसी से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे आज आप रोज देखते हो, ठीक है, आप सब रोज देखते हो कि भैया पीला गुलाब भी है, हरा गुलाब भी है, लाल भी है, ये भी है, वो भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, दुनिया भर के गुलाब है, सबके अलग अलग यूज है, सबको पता है। अच्छा, तो ये कैसे हुए? नेचुरली थे? नहीं, बहुत सारी चीजें हमने ग्राफ्टिंग से करी, ठीक है। तो इससे ग्राफ्टिंग से हमें क्या हेल्प मिलती है कि भैया हम और अच्छी हाइब्रिड चीजें, हाइब्रिड स्पीसीज जनरेट कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। आपने कहा ठीक है, ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से होता है। हमने कहा ठीक है, एंड व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो भी आप नया प्लांट उगा रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द प्लांट जो आपका पहले था। तो अगर आपके पास कोई अच्छी वैरायटी है, तो उस वैरायटी से अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हो तो एग्जैक्ट आपको वही वैरायटी एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या है, आइडेंटिकल। अब मैंने आपसे कहा कि भैया आप एक तरफ सीड से उगाओ, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगा लो, तो किस पे भैया जल्दी फ्रूट्स और सब चीज आएंगी? जल्दी ग्रोथ किसकी होगी? रैपिड ग्रोथ किसकी होगी? रैपिड ग्रोथ। और आजकल हमें रैपिड ग्रोथ तो चाहिए भैया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए हर चीज की। तो इनसे क्या होगा कि ये रैपिडली ग्रो करते हैं, इन पर फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीजें क्या है, पहले आ जाएंगी। आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, दूसरी चीज मैंने पहले क्या बताई थी, दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि भाई जो भी नए प्लांट्स आप लगाओगे उन पर फ्रूट्स, सीड्स आपके काफी जल्दी आ जाएंगे एज कंपैरिजन टू द अदर प्रोसेस। आपने कहा ठीक है सर। अब ये आपके फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। इसी के साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, दैट इज योर ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम में इसकी जो लीव्स होती हैं उन पर बड्स बनते हैं,
लीव्स पे बर्ड्स बनेंगी एंड दीज बर्ड्स विल गेट डिटैच, और जैसे ही डिटैच होंगी तो दे विल गिव राइज टू द न्यू प्लांट। एग्जांपल याद रखना ब्रायोफाइलम का। बहुत सही। तो ये होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है इसके भैया, क्या क्या फायदे हैं, ये मैं आपको सारी चीज समझा चुका हूं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज, सबने सुना होगा आपने टिश्यू कल्चर, कि सर व्हाट इज टिश्यू कल्चर, कि सर व्हाट इज टिश्यू कल्चर। तो बॉयज एंड गर्ल्स, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि दिस इज द प्रोसेस टू ग्रो प्लांट्स आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियली कैसे ग्रो होते हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला स्टेप वन, आपने कुछ सेल्स लिए, आपने सेल लिया और सेल लेकर के आपने एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया जहां उसको सारी चीजें मिल रही हैं। वो सेल क्या करेगा, इट विल डिवाइड। आपने कहा बिल्कुल सर, डिवाइड होने के लिए, जब ग्रोथ के लिए डिवाइड होता है उसका क्या बोल देते हैं आप, मिटोसिस बोल देते हो, मिटोसिस होगा। सेल का ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनने के बाद सर एक टिश्यू बन जाएगा। जब ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा तो क्या बनेगा, टिश्यू। दूसरे स्टेप में, अब मैंने आपसे कहा भैया आप कौन सा सेल लोगे, आप कौन सा सेल लोगे, तो आपने कहा सर परमानेंट टिश्यू ले लेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा चलेगा सर। सर एक काम करते हैं, सब छोड़ते हैं, स्क्लेरेन्काइमा ले लेते हैं। तो क्या ले सकते हो, तो क्या अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई विच काइंड ऑफ टिश्यू इज बेसिकली, विच काइंड ऑफ सेल और टिश्यू इज बेसिकली यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर, तो अगर मैं आपको यहां ना पढ़ा के जाऊं तो ऐसी चीजों को कनेक्ट करा करो। हालांकि मैं हर चीज बोलता हूं आपको, तो आप कनेक्ट करना उस चैप्टर से कि सर ने बताया था कि सेल डिवाइड होना है। रैपिडली डिवाइड कौन से सेल करते हैं सर, जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा सेल लोगे भैया, जो पार्ट होगा आपके मेरिस्टेमेटिक का, मेरिस्टेमेटिक। तो ये चीजें याद रखा करो। फिर वो टिश्यू बना, टिश्यू बनने के बाद फिर आपने उसका आर्टिफिशियल मीडियम चेंज करा और उसे ऐसी जगह रखा जहां इसको ग्रोथ के लिए सारे हार्मोन्स और सारी सिचुएशन मिल रही है। तो ये टिश्यू क्या करेगा, ये एक एम्ब्रायो बना लेगा, इसको आप निकालोगे, निकाल के सॉइल में प्लांट कर दोगे और ये आपका बन जाएगा नया प्लांट। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। और ये बेसिकली सबसे ज्यादा किसके लिए यूज होता है, सबसे ज्यादा किसके लिए यूज होता है, टू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से हैं, कि जो भैया अच्छे हैं, जो थोड़े महंगे महंगे प्रीमियम, ठीक है, रापचिक चीज है पर थोड़ी महंगी है, वो वाली चीज। क्या आपका जैसे ऑर्चिड है, ठीक है, काफी एक्सपेंसिव फ्लावर होता है। चलो, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से हैं कि भाई जो आपके डेकोरेशन में, फ्लावरिंग में या ऐसी चीजों में यूज हो रहे हैं, कि भाई डेकोरेशन में, फ्लावरिंग में, कि भैया जो बढ़िया बना रहे हैं किसी भी चीज को, जो थोड़े महंगे हैं, जो थोड़ी रापचिक चीज है, जो थोड़े रापचिक प्लांट है आपके, वो है सारे मेरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इतनी बात याद रखनी है। तो आइए जरा मैं आपको समझा देता हूं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स इज, इसके बाद हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो आपको और अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, और वो आपको रिलेटेबल भी लगेगा थोड़ा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, देयर आर मेनी प्लांट्स जिसमें उनके रूट्स, स्टेम्स और लीव्स क्या करेंगे, डेवलप कर जाएंगे नए प्लांट्स में अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड, प्लांट एनिमल्स तो नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरी चीज, प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम उगाते हैं उन पे क्या होगा, फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, कि कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी भैया सीड जनरेटिंग एबिलिटी खत्म हो गई है, अब सीड नहीं है उनके, और आप पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी नहीं होता, तो एक्सटेंट हो जाते, बट नहीं। तो सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। इनके एग्जांपल याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल आपके लिए बहुत जरूरी है, पहले ही बता के चल रहा हूं। अनदर एडवांटेज क्या है आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कि जितने भी प्लांट्स होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। इसी तरीके से ब्रायोफाइलम होता है, वो बर्ड्स डेवलप करता है, जैसे आप देख रहे हो बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, then they will detach themselves and it will grow into a completely new plant। ये हमने बात कर ली इसकी। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा टिश्यू कल्चर क्या है, आपने कहा सर टिश्यू कल्चर में न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। अब ग्रोइंग टिप कौन सी होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाली होगी। अच्छा, दूसरी चीज, द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, जहां पे क्या होगा, वो रैपिडली डिवाइड करेंगे एंड दे विल मेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज कैलस। वो बनाएंगे क्या, कैलस बनाएंगे। ये टर्म भी आपको याद रखना है। आपने कहा ठीक है। फिर उस कैलस को हम निकालेंगे, दूसरे मीडियम में रखेंगे जहां हार्मोन्स होंगे प्लांट की ग्रोथ के लिए, और वहां पे इसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर जो आपका प्लांट लेड उग जाएगा उसको आप सॉइल में रख दोगे एंड दे एंड कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। हमने कहा ठीक है। अच्छा, और कैसी चीज के लिए ज्यादा यूज होंगे, टू ग्रो द ऑर्नामेंटल प्लांट, जो थोड़े आपसे के प्रीसियस चीजें होती हैं।
उसके बाद आएंगे आगे, जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं छठवां, वो है भैया आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि जैसे ये राइजोपस का एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ राइजोपस जो आपका ब्रेड मोल्ड के ऊपर उगता है। तो जब आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा ब्रेड लो, उसको थोड़ी मॉइस्ट करो, थोड़ी डार्कर सी सिचुएशन में रख दो, तो उसके पास क्या है, ब्रेड मोल्ड उसके ऊपर उगने लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रो करेगा, आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो एक पार्ट ग्रो होगा, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं हम हाइफे। आपने कहा ठीक है ये हाइफे ग्रो होंगे। इन हाइफे के ऊपर क्या होगा कि भैया एक आपका ब्लॉब बन जाएगा ऑफ द, जिसकी एक बढ़िया सी वॉल होगी जो इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाएगी, और इस ब्लॉब को मैं क्या बोल देता हूं, स्पोरेंजिया। इसको मैं क्या बोल दूंगा, स्पोरेंजिया। स्पोर से याद रख लेना, स्पोरेंजिया। इसमें क्या होगा, इस स्पोर्स में टीनी टीनी पार्टिकल्स होंगे, और जैसे ही इसको एक अच्छी सिचुएशन मिलेगी, ये जो है ब्लास्ट होगा, और ये जो स्पोर्स थे, इसके जो पार्टिकल्स थे, दे विल ग्रो अ न्यू राइजोपस। इतनी सी बात याद रखना, बात खत्म, पैसा हजम। चलो, तो क्या होता है, कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हाइफे बोल देते हैं, हमने कहा ठीक है। बट ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली लीड टू द न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स। आपने कहा ठीक है। जितने भी मेथड अब तक हमने पढ़े वो कैसे थे भैया, दे आर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जितने भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो हम पढ़ेंगे भैया कौन से, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने कहा ठीक है, तो वी आर फैमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल। भैया यहां क्या हो रहा था, जितने भी मैंने आपको पढ़ाए, क्या यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स की नीड थी? आपने कहा नहीं सर, स्पाइर वगैरह अपने आप में एनफ था, अमीबा अपने आप में एनफ था, बैक्टीरिया अपने आप में एनफ था, यीस्ट अपने आप में एनफ था, और भैया रोज का प्लांट अपने आप में एनफ है। ये सारी चीज तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे पड़ी। तो ये सारी चीजों में क्या हो रहा था कि एक सिंगल इंडिविजुअल से काम चल जा रहा है। बट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल से काम चल जाएगा? नहीं। ठीक है, नहीं। मैं आपको बोलूं कि आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले हो, आप मेरे को एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना के दो, इज इट पॉसिबल? नो, यू विल नीड अ पार्टनर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा भैया, ये ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। आपने कहा ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कि भाई अकेला बुल जो है वो काप्स नहीं बना सकता, उसी तरीके से भैया अकेली जो हैन है वो कभी चिक्स नहीं बना सकती। इनको क्या चाहिए, बोथ सेक्सेस चाहिए, मेल्स और फीमेल, टू प्रोड्यूस द यंगर मैन। से नॉर्मल सी बात है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आओ देखो, वन बाय वन चीज समझो। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना, जो 2-3 पेज में घेर रखा आपकी एनसीईआरटी में, आपको बहुत ही अच्छे से 5 मिनट में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जो जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दी कि भैया होगा क्या, अपने तरीके पे आते हैं। पहले मैंने आपको चीज क्या समझाई थी कि सबसे पहले क्या होता है, डीएनए कॉपिंग होती है सर। आपने कहा ठीक है। डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या है कि सर जो हमारे सेल्स है ना, उनके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होगा, तो एक तो सेल के पास चली जाएगी कॉपी, और सर दूसरी कॉपी जो होगी वो किसके पास चली जाएगी, ऑफस्प्रिंग के। मैंने कहा डीएनए के साथ साथ और भी कुछ होता है? आपने कहा हाँ सर, कुछ सेलुलर अपैरेटस बनता है, जो आपने भी हमें पढ़ाया। क्या होगा, कुछ सेलुलर अपैरेटस बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, वो चीज समझते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। अब इसकी कॉपिंग होगी। आपने कहा ठीक है, कॉपिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा सर होगा क्या कि अब फिर जो नया सेल आया, तो सर इसमें एक कॉपी आ गई डीएनए की, तो ये तो आई सर मेल से, एक कॉपी आ गई सर फीमेल से, क्योंकि उनका भी तो डीएनए का सेल है। तो सर इसमें दो कॉपी हो गई। कितनी कॉपी हो गई? दो कॉपी हो गई डीएनए की। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। तो क्या ऐसा सेल कभी अलाइव रह सकता है? नो सर, दिस सेल विल डाई। दिस सेल विल नॉट बी एबल टू फंक्शन अप विद द सेलुलर अपैरेटस, क्योंकि जो सेलुलर अपैरेटस बना है वो एक कॉपी ऑफ डीएनए से बना हुआ है। तो अब आपने कहा इसका सॉल्यूशन क्या था सर? फिर मैंने आपको कहा याद करो, याद करो क्या सॉल्यूशन है। तो भैया जी मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, मियोसिस। और मियोसिस में हमेशा क्या होगा कि भैया जो भी आपकी डीएनए बनेगा, तो भैया एक पूरा डीएनए हम मदर सेल से या फादर सेल से नहीं आएगा। यहां क्या आएगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और आप कह सकते हो डीएनए का अमाउंट मेल से आ जाएगा, हाफ द अमाउंट भैया आपका आ जाएगा फीमेल से, और मिलकर के जो नया सेल बनेगा उसमें आपकी एक ही कॉपी बनेगी डीएनए की।
अब जरा बहुत लॉजिक वाली बात है, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, एक चीज बताना। तो क्या इसमें कुछ एडवांसमेंट नजर आ रहा है आपको? आपने कहा कि सर अब तक जो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना, व्हाट वाज हैपनिंग देयर, कि जो भी नए ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस, जो भी उसके पास डेवलपमेंट्स आ रहे थे, वो या तो मेल फीमेल जिससे भी वो रिप्रोड्यूस हो रहा था उसी के आ रहे थे बस। बट मैंने यहां कहा कि एक मेल है, एक फीमेल है, इस मेल के जो एंसेस्टर्स रहे होंगे उनसे इसको बहुत सारे वेरिएशंस मिले होंगे, बेटर वेरिएशंस। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव वेरिएशंस, क्योंकि पॉजिटिव वेरिएशन थे तभी वो सर्वाइव कर पाए। तो वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। क्या पॉजिटिव वेरिएशन किसमें? इसमें भैया मदर में। अब ये जो फादर है उसकी भी फैमिली अलग है, तो उसमें भी क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेट्स एक्यूमुलेट हुए होंगे। तो जो नया ऑफस्प्रिंग मेरा बन रहा है इसमें मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फादर कह रहा था मैं इसमें क्या होगा कि मेल प्लस फीमेल दोनों के मिलाकर के क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, पॉजिटिव वेरिएशंस। तो विल दिस स्पीसीज बी मोर एफिशिएंट, विल बी एबल टू सर्वाइव इवन वर्स कंडीशंस। तो इसीलिए क्या था कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे क्या है, दो जगह से वेरिएशंस आएंगे विच आर ऑलवेज हेल्पफुल इन बिल्डिंग अप द पॉजिटिव वेरिएशंस विच हेल्प द स्पीसीज टू लिव एंड सर्वाइव अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ योर इकोसिस्टम, निशे और द एनवायरमेंट। इतनी सी बात थी। तो इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जरूरी था। अब भैया उसमें एक दिक्कत कहां आ रही थी, मैंने आपको बता दिया था कि भैया एक दिक्कत क्या आ रही थी कि भैया सेल डाई हो जाता अगर दो कॉपी बन जाती। एक कॉपी किससे बनी, मियोसिस से बनी। कुछ ये चीजें छोटी छोटी आपको याद रखनी है। आपने कहा ठीक है, तो मिला जुला के हुआ क्या, मैंने आपसे कहा एक मेल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक फीमेल है, ठीक है। इसके पास क्या होगा, इसका डीएनए कॉपी होगा, और जो इसके डीएनए का हाफ द नंबर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम यू कैन से आएंगे। और ये किस में आएंगे, किस में आएंगे, इसके जर्म सेल में। कुछ टर्म्स बता देता हूं बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज रिमेंबर। जर्म सेल किसको बोलते हैं आप, जैसे स्पर्म है, ओवम है, उसको बोलोगे जर्म सेल। आपने कहा ठीक है, जो फीमेल जो फादर है उसमें क्या है, हाफ डीएनए भैया इसका आ जाएगा। तो मेल और फीमेल का हाफ और हाफ डीएनए इसमें, अगर ये फादर है ठीक है, तो इसका जो जर्म सेल है भैया ये मेल इधर लिखा जर्म सेल, इसका लिख लेते हैं स्पर्म है। और भैया यहां पे जो आया वो क्या है, ओवम है आपका, जो एग आता है। और ये क्या है, फीमेल जर्म सेल है। तो ये जो जर्म सेल्स आते हैं ना आपके फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, इन पे क्या होगा, हाफ द नंबर ऑफ डीएनए, हाफ द नंबर ऑफ डीएनए दे विल कंबाइन। और इस प्रोसेस को आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन, व्हेन द मेल एंड द फीमेल गैमीट, जर्म सेल भी बोल देते हैं इसको, गैमीट भी बोल देते हैं, रिमेंबर। सो व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट ज्वाइंस, तो ये क्या बनाएंगे, नए सेल में एक कॉपी बनाएंगे डीएनए की, एक कॉपी बनाएंगे, वो एक सेल बनेगा। अब ये सेल क्या होगा, अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको मैंने क्या बोला, मियोसिस। अब ये क्या होगा तो भैया ये जो एक सेल बना आपका, दिस सेल विल डिवाइड, डिवीजन को मैं क्या बोलता हूं, मिटोसिस। दिस विल डिवाइड, अब भैया ये रैपिडली डिवाइड करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा तो आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रायो। पहले जाइगोट बनाएगा, जैसे ये फर्टिलाइज हो जाते हैं इसको हम बोल देते हैं जाइगोट। रिमेंबर दिस टर्म्स प्लीज, व्हाट इज जाइगोट, व्हाट इज जर्म सेल, ठीक है, व्हाट इज गैमीट। तो आपके उसको जर्म सेल कह लो या गैमीट कह लो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज जब मैं आगे आपको पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा। तो गैमीट है। अब आपने कहा ठीक है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। अब वहां से क्या हुआ कि भैया आपका जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, एक सेल रैपिडली डिवाइड करेगा, वो बनाएगा आपका एम्ब्रायो। एम्ब्रायो बनाने के बाद एम्ब्रायो डेवलप होगा और वो किस में बन जाएगा भैया, फीटस। सो इट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, फॉर द वेरिएशन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। यही इन 2 से 3 पेजों में एनसीईआरटी में आपके बता रखा है। मैं एक बार रीड कर देता हूं, हालांकि अब जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा आप इतने से बना लोगे। क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स क्या है, कॉपी होती है डीएनए की और सेलुलर अपैरेटस की। डीएनए कॉपी मैकेनिज्म जो है वो कभी भी एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता, उसमें क्या है, रिजल्टेंट एरर्स रहती हैं। एवरी इंडिविजुअल जो है वो कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, कुछ वेरिएशन नेगेटिव होंगी, बट जो पॉपुलेशन है, वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं इतनी बात आपको बता चुका हूं। आपने कहा ठीक है, वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, तो वो क्या होंगे, प्रिसाइज एनफ होते हैं इतने कि जनरेशन जो है फेयरली सेम बने और फेयरली स्लोली वेरिएशंस आए, एकदम से वेरिएशन नहीं आते, वो डीएनए इंश्योर करता है। अगर डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म कम एक्यूरेट होती तो उसके बाद भैया ऐसी डीएनए कॉपीज बनती जो सर्वाइव नहीं कर पाती, और बिल्कुल एग्जैक्ट होती तो वेरिएशन नहीं आता। और अगर
दोनों ही चीजें अगर इस तरीके से रहती तो कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो भैया कैसे होती है ये, कैसे होती है कॉपिंग, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आएंगे एक पॉपुलेशन के, मेल और फीमेल। उनमें क्या होगा, दे विल हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। क्लियर? Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effect. सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला ये ट्रेड्स कौन से आएंगे, पॉजिटिव वेरिएशंस आएंगे हमेशा। आपने कहा ठीक है, तो जो कंबाइन करेंगे वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन, और जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो एकदम बेहतरीन जबरदस्त बनेगा। हमने कहा ठीक है, तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, पहली चीज। बट इससे क्या एक दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आ गई कि भाई जो भी नया जनरेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन है डीएनए कॉपीज का, मेल और फीमेल का, तो भैया उसमें क्या हो जाएंगे, टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से बन रहा है, तो दैट विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, और दो भैया ट्वाइस द अमाउंट हो गया, तो भैया अब क्या होगा, तो मैसअप हो जाएगा, चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएगा सेलुलर अपैरेटस उसको, और भैया आपका खत्म हो जाएगा सेल। तो सॉल्व कैसे हुआ ये, सॉल्व कैसे हुआ, आओ जरा आगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सॉल्व कैसे हुई ये दिक्कत सर, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा कि हमारे जो जर्म सेल है आधे आधे नंबर लेकर के आएंगे फ्रॉम द आधे नंबर ऑफ डीएनए, आप कह सकते हो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल गैमीट एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फीमेल गैमीट, दे विल फ्यूज, इसको बोल दिया क्या हमने, मियोसिस। फिर क्या बनेगा आपका, जाइगोट बना। जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट बना, तो वो ग्रो करेगा एंड डेवलप करेगा एक ऑर्गेनिज्म में एंड एज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, और भैया जो है उसके पहले इससे जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से आपका फीटस बनेगा, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगा, उसके स्पेशलाइज सारे के सारे ऑर्गन्स बेहतरीन बन जाएंगे। हमने कहा ठीक है, अब इसके लिए क्या था कि भैया जो जर्म सेल मेल से आया, ये तो नॉर्मल सी बात है, इन पर ज्यादा गौर मत देना, सबको पता है, जो मेल से आया आपको पता है स्पर्म इज ऑलवेज मोटाइल, तो एक चीज को मोटाइल बनाने की जरूरत थी, दूसरे में क्या फूड वगैरह ये सब चीजें देने की जरूरत थी, वो आपके ओवम और आपके यूट्रस में मिल जाता है। तो ये काम होता है भैया कि मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमीट, ये चीज हम जानते हैं। अब जरा आ जाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और उसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आओ जरा बात कर लेते हैं प्लांट्स की। सबसे पहले बात करेंगे बॉयज प्लांट्स की। जब मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो सबसे पहले याद करो, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स, मैंने दो तरीके के प्लांट्स पढ़ाए थे। क्रिप्टोगेम्स मैंने बोला था कि भैया दीज आर दोस प्लांट जिनके पास क्या है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और मैंने आप फेनरोगेम्स के बारे में बताया था कि इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। उसमें मैंने आपको पढ़ाया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया कि भाई उनका जो सीड है दैट विल नॉट बी एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। एंजियोस्पर्म से मैंने आपको बताया था कि भाई दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, और इनका क्या होगा, देयर फूड विल बी एनक्लोज्ड इन अ, देयर सीड विल बी एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही बात। तो यहां हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, बात खत्म, क्योंकि बाकी के प्लांट्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं पाते। आपने कहा बिल्कुल सही, सत्य बात सर। आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज मैं डाइवर्सिटी में आपको बता चुका था, और आगे बताया था मैंने कि इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आज। अब जरा आओ आगे। तो भैया प्लांट के पास भी क्या है, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज पॉइंट याद रखो कि इनके पास भी क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बकायदा। कौन से प्लांट्स के पास, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अच्छा, आपने कहा ठीक है, जो मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है भैया जी, उसे मैं बोल देता हूं स्टेमेन। याद रखोगे, मैन मतलब मेल, तो स्टेमेन। स्टेमेन मेरा मिलकर के बना होता है दो चीजों से, एक एंथर, एक फिलामेंट। भैया जो फीमेल है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल मेरा तीन चीजों से बना होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हो गया फीमेल। अच्छा सर, अब तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि कुछ तो बॉयज एंड गर्ल्स आपके प्लांट ऐसे होंगे जो यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का मतलब है कि जिन पे या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी, या पिस्टल होगी। दूसरे मेरे जो प्लांट्स आते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं आपके जो बाइसेक्सुअल होते हैं। ऐसे भी प्लांट्स होंगे जो बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल प्लांट्स पे क्या होगा, स्टेमन भी होगा
और पिस्टल भी होगी। अभी मैं डायग्राम वायग्राम सब बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, आज कोशिश करेंगे हम ड्राइंग करने की। चलो, पिस्टल भी है और ये चीज भी है। आपने कहा ठीक है सर। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका भैया जो एग्जामिनर है वो आपसे अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो यूनिसेक्सुअल में जैसे आपका पपाया है, आपका वाटरमेलन है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में आप देखोगे तो भैया आपके पास कई सारे होते हैं, जैसे मैंने आप सबसे पहले कहा हिबिस्कस, जो आपका गुड़हल का पेड़ है, हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल। तो अब आपने कहा कि बाइसेक्सुअल्स के तो मजे, ठीक है, उन्हें मेल फीमेल के लिए देखना ही नहीं है, बिल्कुल अपने आप ही रिप्रोडक्शन कर लेंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत जीवन में उनका ही नहीं। तो अब जरा बॉयज एंड गर्ल्स बात को समझते हैं, प्लीज आओ। एक प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, सॉरी एक फ्लावर बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से मैं एक ऐसा स्टोरी आपको बहुत अच्छे से कन्वे करने वाला हूं। सो प्लीज सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने बात करी, जैसे हम एक फ्लावर बनाते हैं। ये होगी इसकी स्टेम, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपने हर एक प्लांट के, बॉयज एंड गर्ल्स, जो सॉरी फ्लावर होगा उसके नीचे देखा होगा कुछ ग्रीन पेटल्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर की दो पत्तियां होती हैं, तो इन्हें पेटल नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं सेपल्स। इन्हें क्या बोलेंगे, सेपल। आपने कहा ठीक है। इसी के साथ प्लांट में यहां पे क्या होगा, एक होगी भैया आपके पास ओवरी। जो आपका फ्लावर होगा उसमें क्या होगी, एक ओवरी होगी। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं इसको। और आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है जीवन में। और इसी ओवरी से आपका एक्सटेंशन निकलेगा। देखो मैं आपको डायग्राम दिखा के भी बता सकता हूं चीजें, बट समझने की कोशिश करना, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इससे एक भैया आपका ऐसे ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर निकलेगा। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। इसी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा क्या, इसको आप बोल दोगे भैया स्टाइल, ठीक है। और कुछ आपने देखा होगा उसी के साथ, उसी के साथ कुछ आपके फ्लावर की क्या होती हैं, पेटल्स होती हैं। तो ये क्या है भैया, मेरी पेटल्स हैं। आपने कहा ठीक है। मैंने आपको बोला ये क्या है भैया, आपका स्टाइल है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, इसको और ग्रो कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करो। और जब ये स्टाइल ऊपर जाता है तो यहां पे एक स्टिकी करके एक ब्लॉक बना लेता है, जो कि स्टिकी होता है, उसका रोल मैं बताऊंगा अभी। तो भैया ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया आपका स्टिकी है, इसीलिए स्टिग्मा। या इसको इधर लिखो, वेट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहां ये बताई मैंने आपको क्या, ओवरी। ये बात बताया आपको क्या, स्टाइल। और ये भैया मैंने आपको बताया क्या, स्टिग्मा। और इन तीनों को कंबाइन करके मैं क्या बोल देता हूं, इन्हीं तीनों को कंबाइन करके मैं बोल देता हूं ये पिस्टिल। तो पिस्टिल हो गया मेरा कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल फीमेल। आपने कहा सर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां है, तो मैंने कहा भैया अब जरा आओ यहां से, फिर से क्या होगा, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स ग्रो होंगे। इनके ऊपर भी जाकर के क्या एक ब्लॉक बनेगा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोल देता हूं मैं एंथर। और जैसे बल्ब के फिलामेंट की तरह निकला हुआ, इसको बोल देता हूं फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर के आप क्या बोल देते हो, स्टेमन। अच्छा, अब जरा मेरी एक बात सुनो। अब होगा क्या, ये जो स्टेमन है, जो एंथर है, इट विल बेसिकली जनरेट द पोलन ग्रेन्स। रुको कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हालांकि पीले कलर के होते हैं, बट अब हमने पीला ये बना लिया, दूसरे कलर के बनाते हैं। तो इसमें से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, ऊपर आएंगे और वो इधर आ जाएंगे।
ये क्या है, मेरे पोलन ग्रेन्स हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे आपके, दीज आर द मेल गैमीट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हीं को मैं क्या बोल दूंगा, मेल गैमीट। ठीक है, अब हवा आई, पानी बहा, कुछ भी आया, ठीक है, मधुमक्खी आई, तोता आया, गिलहरी आई, वो बाय द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये क्या होगा, ये ट्रेवल करेंगे बाय विंड एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और जैसे ये स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तो आई नो दैट दिस स्टिग्मा इज बेसिकली व्हाट, कि सर दिस इज बेसिकली स्टिकी। तो ये जाकर के पोलन ग्रेन्स जो है वो इस पे स्टिक हो जाएंगे और ये चलेंगे नीचे की तरफ। चलो जी चलो, चलो जी चलो, ये चले भैया नीचे। नीचे जैसे ये जाएंगे तो ये कहां पहुंचेंगे भैया ये ओवरी में पहुंचेंगे। और ओवरी में क्या है, फीमेल गैमीट, ओवम। और जैसे ये पहुंचेंगे तो इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मेरा जायगोट। अब ये जायगोट क्या होगा, अब यहां थोड़ा सा और, जायगोट जो है बन गया आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा ये एम्ब्रायो बन जाएगा। जब ये एम्ब्रायो बनेगा तो होगा क्या कि भैया ये जो मेरी ओवरी थी, दिस विल बेसिकली जनरेट इनटू द फ्रूट। और जो मेरा फीमेल गैमीट था, फीमेल गैमीट को मैंने क्या बोला, ओव्यूल। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, इनटू द सीड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है? आपने कहा ठीक है सर, ठीक है, फ्रूट बन गया, सीड बन गया, तो फ्रूट को हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। अंदर बचा उसके सीड। जो सीड होता है वो बेसिकली क्या है, एक एम्ब्रायो है। सीड जो है वो बेसिकली क्या है, एक एम्ब्रायो है। जैसे मैं यहां ड्रॉ करूंगी, कोशिश करूं कुछ इस तरीके से, तो कौन सा सीड दिख रहा है आपको, ये मोनी कॉटिलेडन या डाइकॉट, मोनोकॉट या डाइकॉट, तो ये डाइकॉट दिख रहा है। तो आपने कहा सर ये क्या है, ये है कोटिलेडन्स। मैंने कहा ओके ओके। अब इसी एम्ब्रायो में क्या है ना, यहां पे अगर आप देखोगे इस तरीके से, यहां से प्लांट ग्रो होता है आपका पूरा। इसमें एक चीज बस याद रख लेना बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज, कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं बोलता हूं प्लूम्यूल। और ये क्या बनाएगा, प्लांट का शूट, जो भी आपकी स्टेम और लीव्स वगैरह बनेंगी। जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं बोल देता हूं रेडिकल, आर फॉर रेडिकल। और ये क्या बनाएगा, रूट बनाएगा प्लांट की। तो यहां से क्या होगा कि भैया इन्हीं से क्या होगा, आपका एक प्लांट है, ये आपकी जैसे सॉइल है, नीचे बन जाएंगे भैया रूट्स। तो ग्रीन ग्रीन कलर का बेहतरीन सा आपका एक पेड़ बनकर के तैयार हो जाएगा। और फ्रूट का लुत्फ आप ऑलरेडी उठा चुके हो बहुत बेहतरीन तरीके से। मीठी थी ना सेब, तो वो आपका क्या था, वो ओवरी थी जो आपने खाई, वो क्या थी, ओवरी थी। जो सीड से आपने प्लांट उगाया वो क्या है, ओव्यूल है। इतनी सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की। हो सकता है ड्राइंग इतनी पसंद ना आई हो आपको, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेरे को ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमें आर्टिस्ट नहीं बनना। आई होप वो चीज आपको जरूर क्लियर होगी। चलो बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है किसके, एंजियोस्पर्म्स के, वो फ्लावर्स पे लोकेटेड होते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं। डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, सब बता चुका हूं। स्टेमन पिस्टल क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे जिनमें जर्म सेल्स होते हैं। स्टेमन पिस्टल में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये तो मेल मेल गैमीट बनाता है और ये पिस्टल क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट। जो फ्लावर होता है कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपने बता सर, मैन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन में कौन कौन होता है, एंथर और फिलामेंट। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा पॉलन ग्रेन, जो येलोइश पाउडर कई बार देखा होगा जब आप फ्लावर को छूते हो। फिर क्या है, पिस्टल जो है वो कहां होगा, सेंटर ऑफ द फ्लावर में होगा, और उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल देते हैं। ये तीन चीजों से बना होता है। तीन चीज कौन कौन सी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तीन चीजें कौन सी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अपना वाला डायग्राम ज्यादा बढ़िया था ना एंथर, फिलामेंट, पेटल, और ये आपके सेपल हो जाते हैं। बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जो शोलन बॉटम पार्ट है उसको ओवरी बोल देता हूं, हमने कहा बहुत बढ़िया। ओवरी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इलोंगेटेड, उसको स्टाइल बोल देते हैं। स्टाइल के ऊपर स्टिकी सा रहता है, उसको स्टिग्मा बोल देते हैं। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, और ईच ओव्यूल का है एक एक्सेल है। मेल जर्म सेल जो प्रोड्यूस होता है, कहां प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन्स कहां प्रोड्यूस होता है, कहां पे, स्टेमन में, विद द फीमेल गैमीट से प्रेजेंट इन द ओव्यूल से वो फ्यूज करेगा। फ्यूजन जो है उसको फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चीज बनती है उसे जायगोट बोल देते हैं। दस द पोलन नीड्स टू बी वो ट्रांसफर होंगे पोलन्स कहां से, स्टेमन से स्टिग्मा। अब दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बात क्या है समझो, जैसे ये प्लांट जो है अपने आप में क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो इसने क्या करा, अपने ही पोलन ग्रेन से क्या कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, तो ये आजाद पंछी है।
ठीक है, इसे किसी के प्यार में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब इसे अपने प्यार में पड़ने की जरूरत नहीं है तो ये आत्मनिर्भर है, इसीलिए मैं बोल दूंगा इसको सेल्फ पॉलिनेशन। खुद से खुद को ही प्रेग्नेंट कर ले रहा है, बढ़िया बात नहीं है। चलो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो अलग से किसी दूसरे पेड़ से किसी दूसरे फ्लावर से उनके पास जब आते हैं पोलन ग्रेन्स, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। जब पोलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा तो फीमेल जर्म सेल तक पहुंचेंगे। फीमेल जर्म सेल कहाँ है? ओवरी में है, और वो किसके थ्रू पहुंचते हैं? स्टाइल के थ्रू। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट डिवाइड होगा, क्या बनाएगा? एम्ब्रायो बनाएगा। जो ओव्यूल था वो एक टफ कोट बना लेगा, जो ओव्यूल था, एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और जो ओवरी थी वो भैया फ्रूट बना लेगी, और पेटल सेपल सारे के सारे झड़ जाएंगे, आप देखते हो। अच्छा, उसके साथ साथ जो सीड होता है उसमें फ्यूचर प्लांट होता है इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रायो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग। अगर आप उसको नीचे सॉइल में गाड़ते हो इसको जर्मिनेशन बोल देते हैं। ये देख सकते हो आप, कॉटिलेडन है, ऊपर का पार्ट प्लूम्यूल है जो फ्यूचर शूट बनेगा, रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट बनता है। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं तो भैया आपके पोलन ग्रेन्स देख सकते हो, फिर स्टिग्मा से ट्रेवल करे, मेल जर्म सेल है, पोलन ट्यूब से निकला और फिर अंदर पहुंचा ओवरी में, फिर फीमेल जर्म सेल से मिला जाकर के, बात खत्म। अब आइए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, अपनी बात कर लें ठीक है, पूरी दुनिया की बातचीत करके आ गए, हम अपनी बात ना करें। ठीक है, अब हम अपनी बात भी ना करें, अपनी तो करेंगे। तो जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में एक सिंपल सी चीज आपने देखी होगी, इसमें मेरे को कोई आप लोगों से पता है कि इतना आप लोगों को ये चीज पता है, तो इसीलिए हम आराम से डिस्कस करेंगे कि जब हम ह्यूमंस पैदा होते हैं तो हमारे जो अर्लियर एजेस होते हैं, जैसे आपकी 13 साल तक 14 साल तक, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा बॉडी की ग्रोथ पे फोकस रहता है। सो व्हेन कंप्लीट फोकस इज ऑन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो उस टाइम तक सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है हमारे, उनको डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बॉडी को। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब 12 13 14, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कि हमारी एक एज आती है जो सबने सुनी होगी, प्यूबर्टी। सबने सुना है कि हाँ सर प्यूबर्टी आती है। तो प्यूबर्टी में क्या होगा कि कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। चेंजेस क्या आएंगे? कुछ तो चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं बॉयज में और गर्ल्स में। आपने कहा हाँ सर, स्किन ऑयली होना, पिंपल्स आ जाते हैं किसी किसी के, अंडर आर्म्स में हेयर्स आना। ठीक है, ये सारे चेंजेस क्या है? कुछ चेंजेस होंगे जो गर्ल्स में और बॉयज में सिमिलर होंगे। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो अलग अलग आते हैं। ठीक है, जैसे लड़कों में बियर्ड आ जाएगी सॉरी, जो गर्ल्स है उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा, लड़कों के साथ भी होने लगेगा, इरेक्शन आने लगेगा। सो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए, तो ये जो एज आती है एक, जहां पे हमारी बॉडी में ग्रोथ को थोड़ा सा साइड रख करके जब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, उनकी ग्रोथ होना शुरू होती है, उसको हम एडोलेसेंट या प्यूबर्टी आप बोल देते हो। इतनी बात हमको पता है। ये मेजर मेजर चेंजेस आते हैं, हम सबको पता है, बिल्कुल बढ़िया। ये चेंजेस आए क्यों? क्योंकि इस लेवल पे आकर के एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको हम बोल देते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू होता है कहां से? टेस्टिस से। जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो रिलीज होना शुरू होता है कहां से? ओवरीज से। तो जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ये सारे के सारे चेंजेस जो मैंने भी आपको बताया, ये सारे चेंजेस वही हार्मोन्स लेकर के आते हैं। इतनी चीज हमें पता है, बट मैं इसको डिस्कस करना चाहता था कि ठीक है, जनरली पता रहता है सबको, बट ठीक है कहीं से क्वेश्चन बन जाए। अच्छा, कुछ चेंजेस कॉमन होंगे, जैसे थिनर हेयर आपके लेग्स और आर्म्स पे, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, डेवलप होना शुरू होंगे। स्किन फ्रीक्वेंटली ऑयली होने लग जाएगी, किसी के पिंपल्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चले दूसरे हाथ पे क्या होगा कि भाई कुछ चेंजेस अलग अलग आएंगे बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे गर्ल्स में क्या है, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, डार्किन होना शुरू हो जाएगी, निपल्स की जो वो स्किन है एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। ऑल्सो गर्ल्स स्टार्ट टू मेंस्ट्रुएट, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगी, वो भी मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बॉयज के साथ क्या होगा? थिक हेयर्स आ जाएंगे फेस पे, ठीक है, एनलार्ज और इरेक्शन होने लगेगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। और भैया ये जो सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, इसी को हम बोल देते हैं क्या? प्यूबर्टी। इतनी सी बात हम सबको पता चल गई। अब जब ये बात पता चल गई तो भैया अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। आओ, बहुत ईजी है, ज्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि भैया हमारी जो सबसे पहले होते हैं हमारे पास टेस्टिकल्स। ठीक है, आपने कहा सर इनका फंक्शन क्या है? सबसे पहला भैया मेजर फंक्शन है, ये क्या बनाते हैं? मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं। मेल सेक्स हार्मोन को बनाएंगे, मेल सेक्स हार्मोन को आप क्या बोलते हो? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, ये जो टेस्टिस हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी ये एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना प्लीज। तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो मैंने आपको पढ़ाया था भैया, जब पूरा पूरा डाइजेशन पढ़ाया, उसके बाहर होती है।
तो आपने कहा कि सर अंदर क्यों नहीं थे, खामखा बॉल वॉल और लग जाती कभी कभी, ठीक है, फिर हम पड़े रहते उल्टे। तो इससे बढ़िया सर बॉडी के अंदर रहते, बढ़िया जुगाड़ रहता, बढ़िया जुगाड़ रहता। तो ये बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, तो भैया ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये स्क्रोटम जो है सर, व्हाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, दैट इट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर्स स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वो टेम्परेचर मिलेगा तभी स्पर्म बनेगा, दैट्स वाई ये आउटसाइड रहते हैं। वरना अगर सेम टेम्परेचर रहता तो हमारी आधी मुश्किल हो जाती, थोड़ी सी कम। उसके बाद चले हम आगे, तो स्क्रोटम होता है, इसमें बनता है स्पर्म। अब ये स्पर्म जो है वो बाहर ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसको तो भैया मेन एम क्या है, जाना है, जाकर के फर्टिलाइजेशन करना है। तो स्क्रोटम जो है भैया, वहां से आपके दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शुरू होते हैं, जिनको आप बोल देते हो क्या, वास डिफरेंस। अच्छा, वो वास्ट डिफरेंस जो है वो जाकर के कंबाइन होते हैं, किससे कंबाइन होते हैं कि आपके जो ब्लैडर से जो ब्लैडर से एक ट्यूब आ रही होती है, उससे जाकर कंबाइन हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो स्पर्म की पासिंग है और जो आपके यूरेन की पासिंग है इन द मेल्स, जो वो क्या है, सेम रहेगी, बट इट इज नॉट सेम इन द फीमेल्स। वो इसीलिए मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा। अच्छा, तो भैया ब्लैडर में आ जाते हैं। तो जब ये इस टाइम पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इन्हें भैया दो ग्लैंड्स मिलते हैं रास्ते में, स्पर्म को, ठीक है। एक तो होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और एक होता है आपका सेमिनल वेसिकल्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। क्यों रहता है कि जब आपका स्पर्म आया तो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि उस स्पर्म को ये मोटाइल बनाएंगे और उसमें न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। सो दीज ग्लैंड्स आर वेरी नेसेसरी कि भैया ये स्पर्म को एक तो मोटाइल बना रहे हैं, दूसरा उसमें क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। फिर वो वहां पहुंच गया। अब जैसे ही वो यहां पहुंच जाएगा तो भैया फिर वो आपकी ओपनिंग जो होती है, जो आपकी पीनिस की ओपनिंग है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर ट्रेवल कर जाता है। ये है भैया आपका पूरा जुगाड़ सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जरा आओ मैं यहां भी बता देता हूं आपको थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी भैया आपके टेस्टिस हैं, टेस्टिस किसमें प्रेजेंट रहते हैं, स्क्रोटम में। स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। अब यहां से आप देख रहे हो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये है वास डिफरेंस, ये इसको लेकर के जा रहा है। जब ये इसको लेकर के जा रहा है तो एक आपका सेमिनल वेसिकल है और एक है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या कर रहे हैं, मोटाइल बना रहे हैं और इसको क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अब इसके जाने के बाद जो भैया आपके ब्लैडर से जो ओपनिंग आ रही है, इससे जाकर के क्या है, कंबाइन हो जाएगा, इससे जाकर के कंबाइन हो जाता है और ये एक कॉमन ओपनिंग बनती है आपकी। और थ्रू द यूरेथ्रा आपका यूरेन और स्पर्म दोनों बाहर आ जाते हैं। इतनी सी बात है, आई होप सबको क्लियर है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, जर्म सेल कहां बनेगा, टेस्टिस में। टेस्टिस कहां है, स्क्रोटम में, आउटसाइड, क्योंकि ना एक लोअर टेम्परेचर चाहिए। मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोल देते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस। जो आपके प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन लाता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पर्म है जो बना आपका, वो ट्रेवल करता है वास्ट डिफरेंस से। उसके बाद वो यूरेथ्रा से जो आपका कॉमन पास से जा रहा होता है उस पर, उससे जाकर के मिल जाता है। अलोंग द पाथ इसको क्या मिलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ये क्या करेंगे, इसको मोटाइल बनाएंगे और इसको न्यूट्रिशन देंगे। स्पर्म आर टिनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ, एक उनकी टेल रहती है जो हेल्प करती है मूव करने के लिए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है सीन, अब देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले क्या होता है, दो ओवरीज होते हैं, दो ओवरी होती हैं, किसमें, फीमेल्स में। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब कोई भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे एक्स ऑलरेडी रहते हैं। जो आप ओवम की बात करते हो तो वो ऑलरेडी रहते हैं, बट वो इनएक्टिव रहते हैं। बट जैसे ही प्यूबर्टी पे आते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, तो एवरी मंथ बाय ईच ओवरी क्या होगा, एक एक ओव्यूल, यहां बोल लो ओवम, एक ओवम जनरेट होगा भैया लेफ्ट ओवरी से और एक ओवम आपका जनरेट होगा राइट ओवरी से। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। जब ये जनरेट हुआ उसके बाद क्या होगा कि भैया एक ट्यूब होता है आपका जिसको आप बोलते हो फेलोपियन ट्यूब। तो ये कहां पहुंचेंगे, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे। अच्छा, यहां पे फेलोपियन ट्यूब में जाकर के वेट करेंगे किसका, अपने पार्टनर का।
कि भैया जो है मेल गैमीट यानी कि स्पर्म, अगर इसे स्पर्म मिला तो भैया फिर क्या होगा, फेलो स्पर्म ट्रेवल करेगा फेलोपियन ट्यूब तक, फिर अगर दोनों मिल गए तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना सर, उसको बोल देते हैं जाइगोट। अच्छा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो जब आपका सेल बनेगा ये पहुंच जाएगा भैया कहाँ 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 पहुंचेगा, आपके यूरेटर में। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं थी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जो इसकी लाइनिंग होगी आपकी, जो हमारे यूरेटर की लाइनिंग होती है, सॉरी यूरेटर नहीं, यूरेटर तो किडनी के पैसेज का होता है, सॉरी माय बैड, यूटेरस। तो क्या होगा, यूटेरस में पहुंच जाएगा। जो यूटेरस की लाइनिंग होगी वो क्या होती है, रिचली सप्लाइड इन ब्लड रहती है, वो एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो वो क्या होगा, वहां पे भैया आपकी एक डिस्क जनरेट हो जाएगी बिटवीन दिस सेल और यूटेरस। और यूटेरस की लाइनिंग से जो आपका बाकी का जो भी आगे चल करके जो एम्ब्रायो बनता है, आपका फीटस बनता है, एक बनता है आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू सारा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के साथ साथ भैया जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं बेबी गर्ल या बेबी बॉय के, वो मदर के उसमें ब्लड में आते जाते हैं, और उसी के जो पासेज है किडनी का, वहां से पास आउट होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ। ये कहाँ होता है, फीमेल्स में होता है कि सर ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि जस्ट इन केस इट इज नॉट नेसेसरी भैया हर महीने जो है फर्टिलाइजेशन हो। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फेलोपियन ट्यूब से जो आपका जो सेल है वो एक दिन तक रहता है, एक दिन के बाद वेस्ट हो जाता है, तो भैया वो आपके कहां पे आ जाता है, यूटेरस में आ जाएगा। और जो यूटेरस ने खुद की अपनी लाइनिंग बनाई थी जो ब्लड की, अब वो किसी काम की नहीं रही, तो भैया इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ये थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से होती हुई वेजिनल ओपनिंग से बाहर आ जाती है। ठीक है, ये पूरा ब्लड और म्यूकस आ जाता है, इसी को आप क्या बोल देते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये एक महीने में रिपीटेडली आती है। ठीक है, एक महीने में रिपीटेडली आती है अगर नॉर्मल फीमेल्स हैं। बाकी जो इश्यूज होते हैं पीसीओडी वगैरह वो अलग है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भैया एक महीने में एक बार आएगी, और ये करीब करीब 4 से 7 दिन तक चलती रहती है कंटिन्यूअसली। ये क्यों आती है, क्योंकि जो प्रिपेयर करा था किसने, यूटेरस ने अपने आप को फर्टिलाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उस जाइगोट को, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको बाहर आना पड़ा। इतनी सी बात, जिसको बोल देते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब जरा आइए मैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं और समझा भी देता हूं, आओ। जो फीमेल जर्म सेल है और एग है वो कहां बनता है, ओवरीज में बनता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। हमने कहा ठीक है, ओवरीज किसके लिए और रेस्पॉन्सिबल है, फॉर सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन विच इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न ओवरीज ऑलरेडी कंसिस्ट थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी उसमें से कुछ एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एक एग प्रोड्यूस होगा बाय वन ऑफ द ओवरीज। एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, कोई दिक्कत नहीं। जो दो ओविडक्ट्स हैं यूनाइट करते हैं कहां पे, यूटेरस में। और जो यूटेरस ओपन होता है वो कहां, वजाइना थ्रू द सर्विक्स। हमने कहा ठीक है, स्पर्म करेगा वेजिनल पैसेज से एंट्री, और दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग। वहां पे एग को एनकाउंटर होगा। जो फर्टिलाइज एग हो जाएगा उसको बोल दूंगा जाइगोट, और वो डिवाइड करना शुरू कर देगा और फिर बन जाएगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से बनेगा आपका फीटस। अच्छा, we have seen earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child, बिल्कुल सही बात है। Hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo, बहुत बढ़िया। lining thickens and is richly supplied with blood, और embryo gets nutrition through the placenta। आपने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जरा आगे आइए। तो आपके यूटेरस और जो वो था उसके बीच में एक डिस्क बन जाएगी, और उसमें विलीज रहती है रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल, जिनके थ्रू पूरा एक्सचेंज होता है प्लेसेंटा में आपके एम्ब्रायो के लिए, बिल्कुल सही बात। डेवलपिंग एम्ब्रायो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, वो कहां होंगे, मदर के ब्लड में आ जाएंगे थ्रू द प्लेसेंटा, ऑलरेडी बता चुका हूं। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, और फिर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से इन द यूटेरस वो बाहर आ जाता है। हालांकि आजकल बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, मोस्टली सिजेरियन ही हो रहा है सबका, क्योंकि हम सब ने अपनी हालत बहुत खराब कर ली है। चलिए, तो अब जरा क्या बात करेंगे कि हमारे पास ओवरीज हैं, बिल्कुल सही। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब है आपके पास, तो यहां पे आकर के आपका एग आ गया, ओवम। स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये शिफ्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो यूटेरस की जो पूरी लाइनिंग है वो क्या है, रिचली सप्लाइड है, ब्लड की लाइनिंग से बनता है। फिर वो सर्विक्स से होते हुए कहा आपकी वेजिनल ओपनिंग में आता है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये पूरी जो म्यूकस और ब्लड की जो लाइनिंग है
वो आपकी वेजिनल ओपनिंग से बाहर आ जाती है, जिसको आप बोल देते हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो व्हाट हैपेंस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मैंने आपको बता दिया मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में बात करते हैं चलते चलते थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सिंपल टॉपिक है, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी का नहीं है, बट समझना जरूरी है। अच्छा, अब देखो हम सबको पता है कि भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स इज बेसिकली वेरी इंटीमेट टास्क टू डू, इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द बॉडी यू कैन से, एज इट इज रिटन हियर। तो इतना इंटीमेट कनेक्शन है, तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मेनी डिजीजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इन डिसीजेस के बारे में जब से हमें पता लगा, सो वी गॉट मोर कंसर्न अबाउट देम, भैया ठीक है, अगर हम अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो हमें इन डिजीज से बचना है, कौन कौन सी डिजीज हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, और भैया किस तरीके से हम बच सकते हैं, ये चीज हम ह्यूमंस हुए अवेयर। तो दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं कुछ, तो जैसे आपको गोनोरिया, साइफिलिस, ये प्लीज एग्जांपल याद रखना। दो वायरल इन्फेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, एक एचआईवी एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एक वार्ड्स, ये वायरल डिजीज हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज आई वो ह्यूमंस यूज करने लगे कॉन्डोम। ठीक है, हम यूज करने लगे कॉन्डोम। कॉन्डोम से क्या हमने एक कवरिंग बना दी, तो ये ब्लड टू ब्लड एक्सचेंज नहीं हुआ कुछ भी। तो इस चक्कर में क्या होगा कि जो भी बैक्टीरियाज थे या जो भी वायरसेस है वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक ना पहुंचे। हमने कहा ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जब भी हम कोई सेक्सुअल एक्ट करते हैं, दैट हैज एवरी टाइम दैट हैज द पोटेंशियल रिस्क टू लीड टू प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में भैया आपको सिंपल भी बात पता है कि भैया जब प्रेगनेंसी होगी तो माइंड बॉडी सब कुछ प्रिपेयर रहना चाहिए सामने वाले का, क्योंकि पूरा पूरा प्रोसेस है। आपने कहा बिल्कुल। अब कई टाइम पे ऐसा होता है कि भैया हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि नहीं है, हमें प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में फिर हमने अलग अलग चीजें करना शुरू करी, जिनको हमने बोल दिया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बेसिकली ऑल दोज मेथड्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट इवन आफ्टर वी डू द, इवन मतलब थोड़ा मिनिमाइज करते हैं रिस्क, इवन वी डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। आपने कहा बिल्कुल सही। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने अपनाने शुरू करे, तो सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, कॉन्डोम्स बना दिए पेनिस के लिए, वजाना के लिए, कि भैया ये ठीक है, पॉसिबल रिस्क कम रहेगा तो आप ये यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ कि हम हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं। जो आपकी पिल्स वगैरह आती हैं, जो ओरली आप पिल्स खाते हो, कि बहुत सारी पिल्स आती हैं आजकल मार्केट में, ठीक है, कि अगर 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर आप वो पिल खाते हो, इवन इफ यू हैव गॉट प्रेग्नेंट, तो भैया वो चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपका पूरी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देगी। सो इट इज नॉट एडवाइज्ड कि आप सब लोग, आप कोई भी लोग या हम सब में से कोई भी वो पिल्स यूज करे। तो भैया वो पिल यूज करने से क्या होता है, हार्मोनल इम्बेलेंस होता है बॉडी का, जो आगे चल करके साइड इफेक्ट्स देता है। अच्छा, उसके साथ और कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वो है भैया कॉपर टी। तो एक सर्जरी करने के बाद यूटेरस में एक कॉपर, एक टी टाइप के स्ट्रक्चर में कॉपर की एक डिवाइस डाली जाती है, सब्सटेंस मतलब डाला जाता है कॉपर। तो वो डाला जाएगा तो उससे क्या होगा, एक बैरियर बन जाता है किसके बीच में, कि स्पर्म पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, और क्या है, सर्जिकल ब्लॉक्स है, कि भाई जो वास्ट डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, या फेलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो इन सब चीजों से हम क्या बचते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाते हैं। उसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ टाइम पे हुआ ऐसा कि जो फीटस है उसका सेक्स डिटरमाइन करवा लेते थे लोग हमारे देश में। और जो गर्ल चाइल्ड थी, तो लोगों को मानना होता था कि भाई गर्ल चाइल्ड पहले पता लग गया, तो उनको क्या करते थे, अबॉर्शन करवा देते थे। तो गवर्नमेंट ने ये हर हॉस्पिटल को बैन कर दिया कि कोई भी हॉस्पिटल अगर जो है वो ये नहीं बताएगा कि भाई मेल है या फीमेल है। तो आजकल ये चीज चलती है। तो ये सारी पॉलिसीज भी हम लाए टू मेंटेन अ हेल्दी सेक्स रेशियो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने कहा ठीक है, तो दैट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन आल्सो वी यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इन केस अगर आप सीएपीएफ वगैरह लिखो, कुछ आता है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें आपको हेल्प कर देगा। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो उसमें भी चीज हो जाएगी। और इसी के साथ आपको बधाई हो, आपका पूरा रिप्रोडक्शन खत्म हुआ, रिप्रोडक्शन इज ओवर। आई होप सबको चीजें समझ आई। मैंने बहुत सिंपली तरीके से कोशिश करी कि आपको सारी की सारी चीजें बताऊं। इसके बाद अब मिलूंगा मैं आपसे कल की क्लास में। और कल की क्लास में, और भैया इतना बता देता हूं, जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, प्लीज कर लो। बहुत सारे सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। मैंने एफकेट के लिए भी कुछ प्लान करा है आप लोगों के रिवीजन के लिए। तो ये सारी चीजें हम करते रहेंगे मिल करके। तो अच्छे से बने रहिए, देखते रहिए। और अगर क्लास समझ आई है तो कमेंट कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। और आपको कुछ सजेशंस भी देने हैं तो यू कैन गिव मी द सजेशन। ऑल योर सजेशंस और ऑल योर अप्रिशिएशंस आर ऑलवेज वेलकम फ्रॉम माय साइड। ठीक है फौजियो, तो चलो मिलते हैं अब कल दूसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।